तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और होपफुली इस सेशन के अंदर हम इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन को कंप्लीट कर लेंगे। सेक्शन 40 तक अभी तक हमने जो है डिस्कशन कर लिया है। बेसिकली सेक्शन 40 में कुछ अमाउंट्स बताई गई जो आपको अलाउ नहीं की जाएगी अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया या फिर आपने इनकम टैक्स की पेमेंट की है, वेल्थ टैक्स की पेमेंट की है, या फिर अगर आपने जो एक्सपेंडिचर इनकर किया है उसके रिगार्डिंग आपने 10,000 रुपए से ज्यादा एक व्यक्ति को एक दिन में कैश पेमेंट की है। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 41 को। सेक्शन 41 बेसिकली कहता है कि अगर आपने कोई भी एक्सपेंसेस इनकर किया और आफ्टर दैट क्या हुआ, वो एक्सपेंस आपने रिकवर कर लिया। एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि जब आप क्रेडिट सेल करते हैं तो ऐसे में बहुत सारे डेटर्स आपके क्रिएट हो जाते हैं। दैट मीन्स उनसे आपको जो है पैसा इन फ्यूचर रिसीव होने वाला है। और कुछ कंपनीज क्या करती है, वो प्रोविजन क्रिएट करती है। प्रोविजन मीन्स उनको लगता है कि जो डेटर्स हैं जिनको उधार माल बेचा गया है उनसे कुछ अमाउंट रिकवर नहीं होगा। लेट से मान लीजिए 10 लाख रुपीस के डेटर्स हैं जिनसे अमाउंट रिसीव होनी है, और कंपनी को लगता है कि 5% के जो डेटर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बेड हो जाएंगे, बेड डेट्स। दैट मीन्स वो पैसा डूब जाएगा, वो पैसा रिकवर नहीं होगा। कितना? 5%। तो 10 लाख का 5% 50,000 रुपीज जो है वो क्या हो जाएगा, बेड हो जाएगा, वो रिकवर नहीं होगा। इसके लिए कंपनी क्या करती है, एक प्रोविजन क्रिएट कर देती है। प्रोविजन मींस एस्टिमेट। प्रोविजन किसी भी एक्सपेंस या किसी भी लाइबिलिटी के रिगार्डिंग बनाया जा सकता है। तो मान लीजिए प्रोविजन क्रिएट किया गया 50,000 रुपीज का। तो ऐसे में हमने अभी तक जो डिस्कशन किया उसके अंदर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी कोई एसएससी कोई प्रोविजन क्रिएट करता है और उस प्रोविजन को वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एज एन एक्सपेंस क्लेम करता है टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। तो यहां पर 50,000 रुपीज जो है वो क्या करता है, एज एन एक्सपेंस जो है वो क्लेम करता है। तो इसके रिगार्डिंग ये आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी प्रोविजन आपको अलाउ नहीं किया जाता अंडर इनकम टैक्स एक्ट, जिसके अंदर हमने एक एक्सेप्शन देखा था, ओनली इन केस ऑफ ग्रेजुटी, जहां पर एक्रूअल जो एक्चुरियल प्रोविजंस बनाया जाता है, बेसिकली जो वैल्यूएशन की जाती है एक्चुरियल्स के द्वारा और उसके बेसिस पर जो प्रोविजन क्रिएट किया जाता है, वहां पर आपको सिर्फ वो प्रोविजन अलाउ किया जाता है, उसके अलावा और कोई प्रोविजन आपको अलाउ नहीं किया जाता। तो ये जो प्रोविजन है, ये 50,000 रुपये का प्रोविजन आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसको क्या कर दिया जाएगा, इसको जो भी प्रॉफिट होगा एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उस प्रॉफिट के अंदर ऐड कर दिया जाएगा आपका प्रोविजन डिस अलाउ अंडर इनकम टैक्स एक्ट, दैट इज 50,000 रुपीज। अब अगर मान लीजिए एक्चुअली में आपके डेटर्स बेड हो जाते हैं, मान लीजिए 40,000 रुपए के डेटर्स ऐसे थे जो एक्चुअली में उनसे कोई पैसा रिलाइज नहीं हुआ और वो बेड डेट्स हो गए, तो एक्चुअल जो बेड डेट्स होंगे वो आपके अलाउ किए जाएंगे। दैट मीन्स अगर आपको लगता है कि डेटर से रिकवरी नहीं होगी और आपने क्या किया, एक प्रोविजन क्रिएट कर दिया और उस प्रोविजन को आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया, तो वो प्रोविजन आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इनकम टैक्स लॉ कहता है कि हम एस्टिमेट्स जो होते हैं उनको अलाउ नहीं करेंगे। अब हुआ क्या, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक डेटर्स था जिससे आपको 40,000 रुपीज की रिकवरी करनी थी, लेकिन वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया और उससे आपको एक भी रुपया रिसीव नहीं हुआ और वो एक्चुअली में बेड डेट्स हो गया। तो अब यहां पर आप प्रोविजन की बजाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर कोई एक्चुअल बेड डेट्स है जो आपको रिकवर नहीं होना है, दैट इज 40,000 रुपीज,
ये 40,000 रुपीज आपको क्या कर दिए जाएंगे, अलाउ कर दिए जाएंगे। तो अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई ऐसा बैड डेट्स क्लेम किया है जो एक्चुअली में बैड हो गया है, एक्चुअली में उससे कोई रिकवरी नहीं होनी है, वो आपको अलाउ कर दिया जाएगा। तो हुआ क्या, प्रीवियस ईयर 2021, दैट मींस असेसमेंट ईयर 21-22, तो 21-22 असेसमेंट ईयर से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर 2020-21, उसके अंदर एक जो डेटर्स था वो बेड हो गया, एक्चुअली में उससे कोई अमाउंट रिकवर नहीं हुई। तो 40,000 रुपीज की हमने जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एज एन एक्सपेंस क्लेम किया। तो एक्चुअल बैड डेट्स था, तो इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्लेम हमें मिल गया। लेकिन जब प्रीवियस ईयर 21-22 आया, तो प्रीवियस ईयर 21-22 से जो डेटर्स हमने बेड कर दिया था 40,000 रुपीज का, उससे हमें 20,000 रुपीज की जो है रिकवरी हो गई। दैट मीन्स वो जो व्यक्ति दिवालिया हो गया था, जिससे हमें एक भी पैसा नहीं मिलने वाला था, उससे हमें 20,000 रुपए रिकवर हुए। तो ऐसे में कहा गया कि अगर कोई खर्चा आपने इनकम टैक्स लॉ के तहत क्लेम कर लिया था, जो कि हमने 40,000 रुपीज एज एन एक्सपेंस क्लेम किए, वो अगर सब्सिक्वेंट ईयर्स के अंदर आपको क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है, तो इन दैट सिचुएशन जिस साल में ये रिकवर होगा उस साल में क्या माना जाएगा, ये आपकी इनकम माना जाएगा। एक और एग्जांपल के जरिए यहां पर आप समझ सकते हैं। मान लीजिए आप जो है कोई जो गुड्स है वो परचेज करते हैं। तो गुड्स परचेज करते हैं तो ऐसे में एक लायबिलिटी क्रिएट होती है इन द नेम ऑफ क्रेडिटर्स। तो यहां पर गुड्स परचेज की, लेट से मान लीजिए 2 लाख रुपीस की, और ये गुड्स आपने क्रेडिट पर परचेज की है, आपने उधार माल खरीदा है। और आप क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जैसा कि आपको पता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप प्रिपेयर करते हैं, तो यहां पर आप टू परचेजेस के नाम से आप क्या करते हैं, जो माल आपने खरीदा है वो एज एन एक्सपेंस क्लेम करते हैं। तो यहाँ पर टू परचेजेस में आपने ये जो 2 लाख की गुड्स परचेज की, ये आपने एज एन एक्सपेंस क्या किया, क्लेम किया। और इनकम टैक्स लॉ में यह जो परचेजेस है एज एन एक्सपेंस आपको अलाउ कर दी जाती है। अब हुआ क्या, ये 2 लाख रुपीज आफ्टर ऑनवर्ड्स सब्सिक्वेंट ईयर्स में, ये जो आपकी लाइबिलिटी थी, जो आपको पैसे देने थे क्रेडिटर्स के, वो जो क्रेडिटर है मान लीजिए वो उसकी डेथ हो जाती है और कोई भी लीगल हायर नहीं है जो क्लेम करेगा, तो ऐसे में 2 लाख रुपीज क्या हो जाते हैं, आपको पे नहीं करने हैं। तो ऐसे में कहा गया कि अगर कोई ट्रेडिंग लाइबिलिटी, ये क्या है, एक लाइबिलिटी है, कौन सी लाइबिलिटी, ट्रेडिंग लाइबिलिटी। अगर कोई ऐसी ट्रेडिंग लाइबिलिटी जो आपको पे करनी थी लेकिन किसी वजह से अब आप उसको पे नहीं करने वाले हैं, तो ये जो लाइबिलिटी है ये आपकी क्या मान ली जाएगी, इनकम मान ली जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको क्या एज एन एक्सपेंस क्लेम किया है। लेकिन अब ये जो आपकी लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी खत्म हो गई है और आपको कोई अमाउंट पे नहीं करनी है, तो ऐसे में क्या मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी। तो सेक्शन 41 हमें इसी बारे में बताता है कि अगर कोई भी एक्सपेंस जो आपने क्लेम किया सब्सिक्वेंट ईयर्स के अंदर, वो जो एक्सपेंस है या तो आपने रिकवर कर लिया या फिर कोई ट्रेडिंग लाइबिलिटी थी जो आप पे नहीं करने वाले हैं, वो क्या मान ली जाएगी, इनकम मान ली जाएगी। तो वेयर एन अलाउंस और डिडक्शन हैज बीन मेड इन द असेसमेंट फॉर एनी ईयर, किसी साल में भी आपने खर्चा क्लेम किया है in respect of loss, expenditure or trading liability incurred by the SSC, and subsequently during any previous year, the first mentioned person has obtained, whether in cash or in any other manner whatsoever, any amount in respect of such loss or expenditure or some benefits in respect of such trading liability by way of remission or cessation
देयर ऑफ। तो अगर आपकी लाइबिलिटी 2 लाख रुपए थी और क्रेडिटर ने कहा कि आप 1,20,000 रुपए दे दीजिए और बाकी के जो 80,000 रुपए है वो अब आपको पे नहीं करने हैं, तो ऐसे में 80,000 रुपए क्या मान ली जाएगी? इनकम मान ली जाएगी। The amount obtained by such person or the value of benefit accruing to him shall be deemed to be the profit and gain of business or profession and accordingly chargeable to income tax as the income of that previous year where the business or profession in respect of which the allowance or deduction has been made is in existence in that year or no। तो ऐसे में भले ही वो बिजनेस या प्रोफेशन एग्जिस्ट करता हो या नहीं करता हो, जिस साल में वो अमाउंट आपको रिकवर होगी, जिस साल में वो लायबिलिटी आपकी खत्म हो जाएगी, उस साल में वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी। और अब मान लीजिए हुआ क्या कि मिस्टर एक्स थे जिन्होंने कोई खर्चा क्लेम किया, मिस्टर एक्स थे जिन्होंने कोई खर्चा क्लेम किया और मिस्टर एक्स की डेथ के बाद उनके बेटे हैं मिस्टर वाई जिन्होंने वो बिजनेस टेकअप कर लिया। तो मिस्टर एक्स ने, फादर ने कोई खर्चा क्लेम किया था, लेकिन फादर की डेथ के बाद जब मिस्टर वाई ने बिजनेस टेकअप किया उस समय वो खर्चा जो है रिकवर कर लिया गया। या कोई ऐसी लायबिलिटी, ट्रेडिंग लायबिलिटी जो मिस्टर एक्स ने इनकर की थी एज ए फादर और जो उनके बेटे हैं उन्होंने उनके उनके समय में वो जो ट्रेडिंग लायबिलिटी थी उसको माफ कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया, उसको कम कर दिया गया। तो ऐसे में कहा गया कि इन केस ऑफ लीगल हायर्स जो है वो इनकम टैक्सेबल होगी। द सक्सेसर इन बिजनेस हैज ऑब्टेन्ड, सक्सेसर मींस जो पहले बिजनेस कर रहा था उसके बाद उस बिजनेस को जिसने टेकअप किया, हैज ऑब्टेन्ड वेदर इन कैश और एनी अदर मैनर व्हाटसोएवर any amount in respect of which loss or expenditure was incurred by the first mentioned person or some benefit in respect of the trading liability referred to in clause A by way of remission or cession thereof, the amount obtained by the successor in the business or the value of benefit accruing to the successor in the business shall be deemed to be the profit and gains of business or profession and accordingly chargeable to income tax as the income of that previous year। तो उस साल की वो क्या मान ली जाएगी? इनकम मान ली जाएगी इन द हैंड ऑफ सक्सेसर। सिमिलरली सबसेक्शन 4 के अंदर बताया गया बैड डेट्स के रिगार्डिंग, अगर कोई डेटर्स जो आपने एज ए बैड डेट्स क्लेम किए थे एज एन एक्सपेंडिचर, अगर वो रिकवर होते हैं तो इन दैट सिचुएशन वो जो अमाउंट है वो इनकम मान ली जाएगी अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। अब मान लीजिए मिस्टर एक्स से, मान लीजिए 1,00,000 रुपीज जो है वो रिकवर होने थे। मिस्टर एक्स जो है वो हमारा डेटर है, उससे हमें रियलाइजेशन करनी थी 1,00,000 रुपए की, लेकिन उसमें से 20,000 रुपीज जो है वो बैड डेट्स हो गए। दैट मीन्स वो अब जो है उनसे रिकवर नहीं होने वाले। तो दैट मीन्स बैलेंस जो है 80,000 रुपीज की जो है रिकवरी होनी बाकी है। और ये जो 20,000 रुपीज है ये हमने क्या किया, एज बैड डेट्स हमने एज एन एक्सपेंसेस को क्लेम कर लिया, एज एन एक्सपेंसेस को क्लेम कर लिया। हुआ क्या, बाद में मिस्टर एक्स से 90,000 रुपीज की रिकवरी हो गई। तो अब ऐसे में क्या होगा, 80,000 रुपीज लेस करने के बाद जो बैलेंस 10,000 रुपीज आपने रिकवर किए ये आपकी क्या मान ली जाएगी? इनकम मान ली जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके रिगार्डिंग 20,000 रुपीज आप एज एन एक्सपेंस क्लेम कर चुके हैं और 20,000 रुपए में से 10,000 रुपए अब आपके रिकवर हो चुके हैं, तो यहाँ पर 10,000 रुपए की इनकम मान ली जाएगी जिस साल में ये रिकवरी होगी। तो यहां पर कहा गया कि where a deduction has been allowed in respect of a bad debt or part of debt under the provision of clause 7 of subsection 1 of section 36। तो section 36 subsection 1 clause 7 के तहत if the amount subsequently recovered on any such debt or part is greater than the difference between the debt or part of the debt and the amount so allowed, the excess shall be deemed to be profit and gains of business or profession।
तो जितना हमने एज ए बैड डेट्स क्लेम किया था, उसके बाद हमारी रिकवरी बाकी थी 80,000 रुपए, हमने रिकवर किया 90,000 रुपए। तो इस 80,000 रुपए से ज्यादा जो अमाउंट होगी वो आपकी क्या मान ली जाएगी, इनकम मान ली जाएगी, एज द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज रिकवर्ड। तो जिस साल में रिकवरी होगी उस साल में ये इनकम मानी जाएगी, वेदर द बिजनेस और प्रोफेशन in respect of which deduction has been allowed is in existence in that year or not। भले ही जब आपने रिकवरी की है वो आपका बिजनेस जिसके रिगार्डिंग आपने बैड डेट्स क्लेम किए थे वो एग्जिस्ट करता हो या ना करता हो, वो क्या मानी जाएगी, इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन मानी जाएगी। तो ये बेसिकली सेक्शन 41 के अंदर आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी प्रीवियस ईयर में आपने कोई एक्सपेंस क्लेम किया था या आपने कोई ट्रेडिंग लायबिलिटी इनकर की थी और सब्सिक्वेंट ईयर्स के अंदर वो जो एक्सपेंस आपने ऑलरेडी इनकर किया था उसकी रिकवरी हो जाती है, या ट्रेडिंग लायबिलिटी जो आपने इनकर की थी वो उसको माफ कर दिया जाता है या वो ट्रेडिंग लायबिलिटी खत्म हो जाती है, तो ऐसे में वो क्या मान ली जाएगी, उस साल की इनकम मान ली जाएगी जिस साल में रिकवरी होगी या वो ट्रेडिंग लायबिलिटी माफ की जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यहां पर सेक्शन 41 आपको ध्यान रखना है, कभी भी कोई एक्सपेंस अगर आप रिकवर करते हैं तो वो उस साल की इनकम मानी जाएगी जिस साल में आप उसकी रिकवरी करते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है सेक्शन 43B। सेक्शन 43B को समझने से पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 145 को। आप सबको पता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं बाय ए बिजनेसमैन। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, क्यों मेंटेन किए जाते हैं, इसको भी अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जनरली जो बिजनेसमैन होता है, जो प्रोफेशनल होता है, वो सर्टेन बुक्स मेंटेन करता है, इसलिए ताकि पता चल सके कि आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कितनी इनकम अर्न की है, कितने एक्सपेंडिचर आपने इनकर किए हैं। तो ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की जाती है, इसको मेंटेन करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट वन इज कैश बेसिस एंड सेकंड वन इज अक्रूअल बेसिस या फिर ड्यू बेसिस। कैश बेसिस मींस आप कोई भी एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जब आप उसको एक्चुअली पे करेंगे, जब आप उसको एक्चुअली पे करेंगे। और सिमिलर वे में आप कोई भी इनकम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे जब आप उसको एक्चुअली रिसीव करेंगे। मींस अगर आपने मान लीजिए कोई एक्सपेंसेस इनकर किया लेकिन उसकी पेमेंट अभी आपने नहीं की है, तो आप उस एक्सपेंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर आपने कोई इनकम जो है वो अक्रू कर ली है, आपकी जो इनकम है वो उस पर आपका राइट बन गया है, दैट मींस मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट हूं, एक क्लाइंट की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल मुझे करनी थी जिसके बदले में मुझे 3,000 रुपए मिलने वाले थे। मैंने उस व्यक्ति की, उस क्लाइंट की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है, लेकिन 3,000 रुपए अभी मुझे नहीं मिले। तो दैट मीन्स वो इनकम तो अराइज हो गई लेकिन मुझे रिसीव नहीं हुई। तो ऐसे में अगर मैं कैश बेसिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता हूं तो जब तक मुझे वो 3,000 रुपए नहीं मिलेंगे मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। तो इसका मतलब जब इनकम मुझे एक्चुअली रिसीव होगी तभी मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। तो कैश बेसिस के अंदर जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो इनकम्स होती हैं, वो एक्चुअल बेसिस पर रिकॉर्ड की जाती है जब आप उनको एक्चुअली पे करते हैं या फिर एक्चुअली रिसीव करते हैं। इसका अपोजिट जो है वो अक्रूअल बेसिस है, ड्यू बेसिस है। दैट मींस अगर आप कोई एक्सपेंसेस इनकर करते हैं, अगर आपने कोई एक्सपेंस इनकर किया, भले ही आपने उसकी पेमेंट नहीं की, भले ही आपने उसकी पेमेंट नहीं की, आप उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, वेदर सच एक्सपेंस पेड और नॉट पे।
तो दैट मीन्स अगर आपने कोई एक्सपेंस इनकर किया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जो है परचेजेस की है, कोई गुड्स परचेज की है और उसकी पेमेंट अभी आपने नहीं की है, तो आप उसको अक्रूअल बेसिस फॉलो करते हुए उस परचेज को जो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। और सिमिलर वे में जो आपकी इनकम है, अगर वो अराइज हो चुकी है, तो ऐसे में आप उसको रिकॉर्ड करेंगे वेदर रिसीव्ड और नॉट, चाहे वो रिसीव हुई है या नहीं हुई है। तो इनकम टैक्स के अंदर अगर हम बात करें, ये दोनों ही तरीके, ये दोनों ही मेथड जो है अलाउ किए गए हैं। आप कैश बेसिस भी फॉलो कर सकते हैं और आप अक्रूअल बेसिस भी फॉलो कर सकते हैं, जो आपका मन करे उस बेस पर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जीएसटी की बात करें, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करें, तो वहां पर कैश बेसिस बुक्स ऑफ अकाउंट जो है उनको मना किया गया है कि आप जो है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैश बेसिस पर मेंटेन नहीं कर सकते, आपको अक्रूअल बेसिस पर या ड्यू बेसिस पर ही मेंटेन करना होगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, इनकम टैक्स के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप चाहे कैश बेसिस फॉलो करो चाहे अक्रूअल बेसिस फॉलो करो। लेकिन जीएसटी के अंदर रिस्ट्रिक्शंस हैं। जीएसटी में साफ मना किया गया है कि आप कैश बेसिस फॉलो नहीं कर सकते। दूसरी बात, इनकम टैक्स के अंदर भी ये बात कही गई, या तो आप कैश बेसिस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो या फिर अक्रूअल बेसिस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो। लेकिन इन दोनों में से जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेंटेन करेंगे वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। दैट मींस ऐसा नहीं, एक साल तो आपने कैश बेसिस पर मेंटेन की, उससे अगले साल आपने अक्रूअल बेसिस पर मेंटेन की, उससे अगले साल फिर आपने कैश बेसिस को फॉलो करना शुरू कर दिया, तो ये अलाउड नहीं। तो सेक्शन 145 में कहा गया कि income chargeable under the head profit and gains of business or profession or income from other sources shall be computed in accordance with either cash or mercantile system of accounting regularly employed by the SS, जिसको regularly follow किया जाएगा। However, any system of accounting once adopted, अगर आपने एक बार कैश बेसिस फॉलो कर लिया तो आप कैश बेसिस फॉलो ही करेंगे जब तक कि असेसिंग ऑफिसर को ये नहीं लगता कि इसको चेंज करना चाहिए। once adopted has to be followed consistently but it can be changed with the permission of assessing officer। तो अगर आपने मान लीजिए अक्रूअल बेसिस आप फॉलो करते हैं और अब आपको लगता है कि मुझे कैश बेसिस फॉलो करना चाहिए, तो आप असेसिंग ऑफिसर की परमिशन के साथ चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, जब आपका मन करे कैश बेसिस फॉलो किया, जब आपका मन करे अक्रूअल बेसिस फॉलो किया। इसके लिए आपको कंसिस्टेंटली जो है एक ही मेथड अडॉप्ट करना होगा। अब यहां पर बात आई कि सर सेक्शन 43B के अंदर इसकी क्या रेफरेंस है। तो अब हुआ क्या कि मान लीजिए मिस्टर एक्स है और वो क्या करते हैं, अक्रूअल बेसिस पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। वो क्या करते हैं, कैश बेसिस फॉलो नहीं करते हैं, वो अक्रूअल बेसिस पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो अक्रूअल बेसिस का मतलब ये हुआ कि अगर कोई आपने एक्सपेंस इनकर कर दिया तो भले ही उसको आपने पे किया या नहीं किया, वो आप क्लेम कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जितने भी आपके एक्सपेंस होंगे, जितने भी आपके एक्सपेंस होंगे, मान लीजिए सैलरी है, मान लीजिए कमीशन है, मान लीजिए रेंट है, मान लीजिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, तो ये आपने भले ही पे किए या ना किए, अगर आपने इनकर कर दिए, आपने खर्चा कर दिया लेकिन उसकी पेमेंट नहीं की, तो भी वो आपको एज एन एक्सपेंस क्या किए जाएंगे, अलाउ किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि एसएससी के द्वारा, टैक्स पेयर के द्वारा अक्रूअल बेसिस, मर्केंटाइल बेसिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, जहां पर आप कोई एक्सपेंसेस इनकर कर देते हैं तो आप उसको जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चार्ज कर सकते हैं, भले ही आपने उसकी पेमेंट की हो या नहीं की हो। लेकिन सेक्शन 43B ये कहता है कि, सेक्शन 43B ये कहता है सर्टेन एक्सपेंसेस, सर्टेन एक्सपेंसेस
आपको तभी अलाउ किए जाएंगे जब आप उनको क्या करेंगे, एक्चुअली में पे करेंगे। मतलब आप चाहे कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं या फिर मर्केंटाइल बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉलो कर रहे हैं, अक्रूवल बेसिस पर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप प्रिपेयर करते हैं, लेकिन इनकम टैक्स के अंदर हम सर्टेन एक्सपेंसेस जो हैं वो आपको तभी अलाउ करेंगे जब आप उनको एक्चुअली पे करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मैंने कोई ऐसा खर्चा क्लेम किया जो इन सर्टेन एक्सपेंसेस के अंदर कवर होता है और उसकी पेमेंट अभी तक मैंने नहीं की है, तो ऐसे में वो खर्चा मुझे अलाउ नहीं किया जाएगा, वो मुझे ऐड बैक करना होगा व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। तो यहां पर पहले हम बात करते हैं वो कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जिनको आप एक्चुअली पे करते हैं, तभी आपको वो एक्सपेंस अलाउ किया जाएगा। तो सेक्शन 43B, सर्टेन डिडक्शंस टू बी ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। तो नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, तो भले ही सेक्शन 30 से लेकर 38 तक वो जो एक्सपेंस है वो आपको अलाउ किए गए हो, लेकिन अगर वो सेक्शन 43B के अंदर जो स्पेसिफाइड एक्सपेंस हैं उनके अंदर कवर होते हैं, तो वो आपको तभी अलाउ किए जाएंगे जब आप उनकी एक्चुअल पेमेंट कर देंगे। तो इसके रिगार्डिंग बताया गया, एनी सम पेबल बाय द एसएससी बाय वे ऑफ टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस, बाय whatever name called shall be allowed to be deducted only on payment basis by whatever name called under any law for the time being in force। तो अगर आपको कोई टैक्स पे करना है, अगर आपको कोई ड्यूटी पे करनी है, अगर आपको कोई सेस पे करना है, अगर आपको कोई फी पेमेंट करनी है किसी लॉ के तहत, किसी कानून के तहत, तो ऐसे में जब आप उसकी एक्चुअल पेमेंट कर देंगे तभी आप उसको क्लेम कर पाएंगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपके साथ डिस्कस किया जा सकता है। मान लीजिए मिस्टर एक्स है और ये जो है जीएसटी लॉ में क्या है, एज ए कंपोजिशन डीलर, एज ए कंपोजिशन डीलर क्या है, रजिस्टर्ड है। तो आप सबको पता हो कंपोजिशन डीलर जो होता है उसको जो भी वो सेल करता है, जो भी वो सेल करता है उस सेल का 1%, 5%, 6% जो भी स्कीम के अंदर वो रजिस्टर्ड है, अकॉर्डिंगली इतना टैक्स पे करना होता है। लेट से मान लीजिए 1% स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है और 20 लाख रुपीस की सेल की गई है, तो 20 लाख रुपीस इंटू 1%, दैट इज 20,000 रुपीज क्या किया जाना है, टैक्स पे किया जाना है टू द गवर्नमेंट। और ये जो टैक्स होता है ये एज एन एक्सपेंस क्लेम किया जाता है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों? क्योंकि कंपोजिशन डीलर को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, वो जितना भी टैक्स पे करता है अपनी पॉकेट से टैक्स पे करता है, कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकता है। तो उसने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया और यहां पर जीएसटी के नाम से जो 20,000 रुपए इनकर किए, इसको एज एन एक्सपेंस क्लेम किया। तो अब हमें क्या चेक करना होगा, हमें ये चेक करना होगा कि क्या ये 20,000 रुपए की पेमेंट हो चुकी है या नहीं। अगर ये 20,000 रुपए की पेमेंट हो चुकी है तो ये खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा, और अगर ये 20,000 रुपए की पेमेंट नहीं हुई है तो ये खर्चा क्या कर दिया जाएगा, डिस अलाउ कर दिया जाएगा। अब बात आई कि सर ये पेमेंट कब तक होनी चाहिए, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी वो पेमेंट्स है जो आपको एक्चुअल बेसिस पर ही अलाउ की जाएंगी। एनी सम पेबल बाय द एसएससी एज एन एम्प्लॉयर by way of contribution to any provident fund, superannuation fund, gratuity fund, or any other fund for the welfare of employees।
तो जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, टुवर्ड्स ईएसआईसी, टुवर्ड्स ग्रेजुटी फंड, तो वो एम्प्लॉयर को तभी एज एन एक्सपेंस अलाउ किया जाएगा जब वो क्या कर दिया जाएगा, एक्चुअली पे कर दिया जाएगा। तो आप जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर देखेंगे, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाई देता है कि एम्प्लॉयर शेयर, एम्प्लॉयर शेयर फॉर पीएफ, ईएसआईसी, ग्रेजुटी, तो किसी भी फंड के लिए वो अमाउंट पे की गई है। तो यहां पर अगर आपको दिखाई देते हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपीज, तो ये जो एक्सपेंस है ये आपको तभी अलाउ किया जाएगा जब आप इसकी क्या कर देंगे, एक्चुअली पेमेंट कर देंगे। अगर आपने ये अभी तक पे नहीं किया है तो ऐसे में ये खर्चा अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके बाद any sum referred to in clause 2, any sum referred to in clause 2 of subsection 1 of section 36, तो सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 क्लोज 2 के तहत बेसिकली जो अमाउंट बताई गई है वो बताया गया है बोनस के रिगार्डिंग। तो एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को जो बोनस पे किया जाता है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आपको बोनस नाम का कोई एक्सपेंस दिखाई दे रहा है तो वो तभी अलाउ किया जाएगा जब एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को एक्चुअली बोनस पे कर दिया गया हो। आफ्टर दैट एनी सम पेबल बाय एसएससी एज इंटरेस्ट ऑन एनी लोन बोरोइंग्स फ्रॉम एनी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और a state industrial investment corporation in accordance with the term and conditions of the agreement governing such loan or borrowings। तो अगर आपने किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है और उस लोन पर अगर कोई इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं और वो इंटरेस्ट अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस चार्ज किया है, तो ऐसे में वो इंटरेस्ट आप जब एक्चुअली पे कर देंगे तभी आपको अलाउ किया जाए। सिमिलरली एनी सम पेबल बाय एसएससी एज इंटरेस्ट ऑन एनी लोन और बोरोइंग्स फ्रॉम ए डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और ए सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी in accordance with the term and conditions of the agreement governing such loan or borrowings। तो अगर आपने किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर कोई लोन लिया है और उस पर अगर आप कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो इंटरेस्ट एज एन एक्सपेंस आपको तभी अलाउ किया जाएगा जब आप उसकी एक्चुअल पेमेंट कर देंगे। अब पब्लिक फाइनेंशियल कंपनी के अंदर बताया गया, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर बताया गया shall have the meaning assigned to in section 4A of the Companies Act 1956। तो 1956 में जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कंपनीज एक्ट 1956 है, जो सेक्शन 4A है उसके अंदर बेसिकली पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया गया है। सिमिलरली शेड्यूल्ड बैंक शैल हैव द मीनिंग असाइंड टू इन एक्सप्लेनेशन टू क्लोज 3 ऑफ सबसेक्शन 5 और सेक्शन 11। तो सेक्शन 11 के सब सेक्शन 5 के अंदर जो एक्सप्लेनेशन के अंदर शेड्यूल्ड बैंक बताए गए हैं वो यहाँ पर आपके कवर होंगे। तो सिंपली आपको ये याद रखना है कि अगर आप बैंक्स को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इंटरेस्ट दे रहे हैं, उस इंटरेस्ट को आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चार्ज किया है और उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो इंटरेस्ट आप चार्ज कर रहे हैं अगर वो आपने एक्चुअली में पे नहीं किया है तो उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। Any sum payable by SSC as interest on any loan or advances from a scheduled bank or a cooperative bank other than a primary agriculture credit society or a primary cooperative agriculture and rural development bank in accordance with the term and conditions of the agreement governing such loan or advances। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और शेड्यूल्ड बैंक, इनको अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो ऐसे में अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने इंटरेस्ट चार्ज किया है तो आपको वो तभी अलाउ किया जाएगा जब आपने उसको एक्चुअली पे किया हो। अब मान लीजिए मेरा एक बिजनेस है और उसके अंदर मैंने किसी इंडिविजुअल से लोन लिया है
मैंने किसी इंडिविजुअल से 10 लाख रुपए का लोन लिया है और उस पर मुझे लेट से 1 साल के अंदर 12% के अकॉर्डिंग 1,20,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करना है, लेकिन वो इंटरेस्ट अभी मैंने पे नहीं किया है, लेकिन 31 मार्च को मैंने वो खर्चा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो है रिकॉर्ड कर लिया है। तो ऐसे में क्या वो मुझे एक्सपेंस अलाउ होगा? द आंसर इज यस, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल को कवर नहीं किया गया है। यहाँ पर 3 पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और शेड्यूल्ड बैंक, अगर इनसे आपने लोन लिया है, उनको अगर इंटरेस्ट आपने पे करना है तो वो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही आपको अलाउ किया जाएगा। Any sum payable by the SSC as an employer in lieu of any leave at the credit of employee। तो जो लीव है जो एम्प्लॉय के लिए, तो उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई अमाउंट पे करनी है तो वो आपको तभी अलाउ किया जाएगा जब आप उसको एक्चुअली पे करेंगे। तो यहां पर एनी सम पेबल बाय द एसएससी एज एन एम्प्लॉयर इन लीव ऑफ एनी लीव एट द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय। तो लीव इनकैशमेंट, जिसको ऑलरेडी हम इनकम अंडर द हेड सैलरी में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, अगर वो अमाउंट पे की जानी है बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, तो वो खर्चा अगर आप पीएनएल में क्लेम करेंगे तो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही आपको अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा एनी सम पेबल बाय द एसएससी टू द इंडियन रेलवेज फॉर यूज ऑफ रेलवे एसेट्स। तो अगर आप अपने बिजनेस के अंदर कोई रेलवे एसेट यूज कर रहे हैं और उस रेलवे एसेट को यूज करने के रिगार्डिंग कोई अमाउंट आप पे करने वाले हैं किसको? इंडियन रेलवेज को, और वो अमाउंट आपने एज एन एक्सपेंस अकाउंट्स फॉर तो कर ली है, बुक्स के अंदर उसको रिकॉर्ड तो कर लिया है, लेकिन अगर आपने उसकी पेमेंट नहीं की है तो ऐसे में वो खर्चा आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। अब बात आई कि ये जो बार बार हम पेमेंट की बात कर रहे हैं, ये पेमेंट हमें कब तक करनी है? तो इसके रिगार्डिंग बताया गया कि 1/4/2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक, अगर आपका प्रीवियस ईयर है 2020-21, तो ऐसे में इसकी आप पेमेंट कर सकते हैं अप टू दी रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट। तो जो आपकी प्रीवियस ईयर 2021 के रिगार्डिंग रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट होगी, उस ड्यू डेट तक आप क्या कर सकते हैं? उस ड्यू डेट तक आप ये अमाउंट जो है पे कर सकते हैं, और अगर आप अमाउंट पे कर देते हैं तो एज एन एक्सपेंस आपको अलाउ कर दी जाएंगी इन द प्रीवियस ईयर 2021। और अगर मान लीजिए आपने रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट तक डिपॉजिट नहीं किया, तो सिमिलर वे में क्या होगा? जिस साल में आप पे करेंगे उस प्रीवियस ईयर के अंदर वो खर्चा आपको अलाउ किया जाएगा। तो मान लीजिए आपने रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट के बाद यहां पर आपने जो है पेमेंट की, तो ऐसे में 1/4/21 से लेकर 31 मार्च 2022 वाला जो प्रीवियस ईयर होगा, प्रीवियस ईयर 21-22, इस साल में वो एक्सपेंस आपको अलाउ किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने टीडीएस के केस में देखा था कि अगर आप टीडीएस डिपॉजिट कर देते हैं अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, तो आपको वो एक्सपेंस अलाउ कर दिया जाता है। सिमिलर वे में अगर आपने पेमेंट नहीं की लेकिन रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक अगर आप पेमेंट कर देते हैं, तो उसी प्रीवियस ईयर में आपको अलाउ कर दिया जाएगा जिस प्रीवियस ईयर में आपने एक्सपेंस इनकर किया। लेकिन अगर आपने रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट के बाद अगर पेमेंट की है, तो ऐसे में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के अंदर आपको वो खर्चा अलाउ किया जाएगा। शैल बी अलाउड irrespective of the previous year in which the liability to pay such sum was incurred by the SSC according to the method of accounting regularly employed by him, only in computing the income referred to in section 28 of that previous year in which such sum is actually paid by him। तो अगर आपने रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट तक अगर वो डिपॉजिट नहीं किया, तो जिस साल में आप उसको पे करेंगे उस साल में वो आपको खर्चा अलाउ किया जाएगा, भले ही आपने वो कभी पहले प्रीवियस ईयर्स के अंदर इनकर किया हो। Provided that nothing contained in this section shall apply in relation to any sum which is actually paid by the SSC on or before the due date applicable in case for furnishing the return of income under section 139 subsection 1 in respect of the previous year in which the liability to pay such sum was incurred as aforesaid, and the evidence of such payment is furnished by the SSC along with such return।
तो यहाँ पर बेसिकली बताया गया सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट बताई गई है, अगर उस ड्यू डेट तक आप डिपॉजिट कर देंगे तो हम आपको उसी प्रीवियस ईयर में खर्चा अलाउ कर देंगे जिस प्रीवियस ईयर में आपने उसको इनकर किया। लेकिन अगर आपने रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट तक अगर उसकी पेमेंट नहीं की तो नेक्स्ट जब भी आप उसको पे करेंगे उस प्रीवियस ईयर के अंदर, जिस प्रीवियस ईयर में आपने पेमेंट की है उस प्रीवियस ईयर के अंदर आपको वो खर्चा अलाउ किया जाए। तो ये बेसिकली बात करता है सेक्शन 43 बी। तो आपको ध्यान रखना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चेक करना है कि वो कौन से खर्चे हैं जो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही अलाउ किए जाते हैं। सिमिलर वे में जैसे हमने देखा था सेक्शन 40 के अंदर वो कौन से खर्चे हैं जिन पर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है और टीडीएस डिडक्ट किया गया या नहीं किया गया। अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया गया तो वो खर्चे डिसअलाउ कर दिए जाएंगे। इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट 100%, इन केस ऑफ रेजिडेंट 30%। और अगर टीडीएस डिडक्ट किया गया है तो ऐसे में आपको फिर से चेक करना है क्या रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट तक डिपॉजिट करा दिया गया या नहीं कराया गया। अगर डिपॉजिट करा दिया गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा। अगर ड्यू डेट तक डिपॉजिट नहीं कराया तो जैसे में उस केस में जिस साल में आप टीडीएस डिपॉजिट करेंगे उस साल में वो खर्चा अलाउ किया जाएगा। सिमिलर वे में यहां पर भी आपको क्या चेक करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आपको देखना है क्या कोई ऐसा टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस जो आप एज एन एक्सपेंस क्लेम कर रहे हैं। देखिए अगर इनकम टैक्स की बात करें, इनकम टैक्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो पर्सनल खर्चा माना जाता है, वो आपका ऑलरेडी डिसअलाउ कर दिया जाता है अंडर सेक्शन 37। वो आपको एज एन एक्सपेंस अलाउ नहीं किया जाता। और अगर हम बात करें उसके अलावा जो टैक्स एज एन एक्सपेंस आप क्लेम करना चाहते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया कंपोजिशन डीलर के केस में जो जीएसटी पे किया जाता है वो एज एन एक्सपेंस अलाउ किया जाता है, लेकिन उसके लिए आपको चेक करना होगा क्या वो टैक्स अमाउंट जो है एक्चुअली पे कर दी गई या नहीं पे कर दी गई अप टू दी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। सिमिलर वे में अगर एम्प्लॉयर अपना शेयर जो है प्रोविडेंट फंड, सुपरएन्युएशन फंड, ग्रेजुटी फंड, ईएसआईसी फंड के अंदर कंट्रीब्यूट करता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर उसको एज एन एक्सपेंस क्लेम करता है तो वो तभी अलाउ किया जाएगा जब वो एक्चुअली पे कर दिया गया हो अप टू दी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। सिमिलर वे में सेक्शन 36 के अंदर बताया गया अगर कोई बोनस, फीस, कमीशन पे किया जाना है तो ऐसे में वो तभी अलाउ किया जाएगा जब एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को एक्चुअली पे कर दिया गया हो ऑन और बिफोर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। उसके अलावा अगर आपको कोई इंटरेस्ट पे करना है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन को, पब्लिक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या फिर शेड्यूल्ड बैंक को, तो वो इंटरेस्ट आपको तभी अलाउ किया जाएगा जब आप उसको एक्चुअली पे कर देंगे ऑन और बिफोर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। तो जो ड्यू डेट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की उस डेट से पहले वो डिपॉजिट हो जाना चाहिए, वो पे हो जाना चाहिए। सिमिलर वे में अगर कोई लीव इनकैशमेंट पे की जानी है या फिर इंडियन रेलवे को कोई पेमेंट की जानी है टुवर्ड्स यूज ऑफ रेलवे एसेट्स तो वो आपको खर्चा तभी अलाउ किया जाएगा जब आप उसको ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न पे कर देते हैं। अगर आपने ऑन और बिफोर ड्यू डेट पे नहीं किया, उसके बाद आपने पे किया तो जिस साल में आप उसको पे करेंगे उस साल में वो खर्चा आपको अलाउ किया जाएगा। इसके बाद सेक्शन 43 बेसिकली हमने एक सेक्शन डिस्कस किया था, अगर आप सबको ध्यान है सेक्शन 50 जब हमने कैपिटल गेन हेड को डिस्कस किया था तो वहां पर हमने सेक्शन 50 को डिस्कस किया था। तो वहां पर हमने बेसिकली देखा था अगर कोई लैंड या फिर बिल्डिंग होल्ड की गई है एज ए कैपिटल एसेट, एज ए कैपिटल एसेट और उसको ट्रांसफर किया जाता है, उसको ट्रांसफर किया जाता है तो इन दैट सिचुएशन फुल वैल्यू कंसीडरेशन माना गया था स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। तो जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन अथॉरिटी होती है वो एक वैल्यू डिफाइन करती है जिस पर वो स्टैंप ड्यूटी चार्ज करती है, उस वैल्यू को फुल वैल्यू कंसीडरेशन माना गया। अगर कंसीडरेशन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम था तो उस स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को फुल वैल्यू कंसीडरेशन माना गया और अगर कंसीडरेशन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा था तो जो एक्चुअल सेल कंसीडरेशन था उसको फुल वैल्यू कंसीडरेशन माना गया। लेकिन अब मान लीजिए कोई लैंड या फिर कोई बिल्डिंग जिसको एज ए स्टॉक
एज ए स्टॉक हेल्ड किया गया है। जैसा कि हमने देखा था कैपिटल गेन के अंदर, जब हमने कैपिटल एसेट को डिस्कस किया था तो वहां पर लिखा गया था कि जो स्टॉक इन ट्रेड होता है उसको कैपिटल एसेट नहीं माना जाता। तो मान लीजिए मैं एक बिल्डर हूं, मैं एक डेवलपर हूं, मेरे पास बहुत सारी लैंड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, और मैं क्या करता हूं उस लैंड और बिल्डिंग्स के अंदर जो है अपना बिजनेस करता हूं। मेरा बिजनेस ही उन लैंड्स बिल्डिंग्स को सेल करना, परचेज करना है। तो ऐसे में वो एज ए स्टॉक इन ट्रेड मैंने मेंटेन किए हैं, तो ऐसे में सेक्शन 50C एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। रीजन बिंग, सेक्शन 50C एप्लीकेबल होता है इन केस ऑफ कैपिटल एसेट, और जबकि यहां पर मैंने लैंड और बिल्डिंग को क्या किया है, एज स्टॉक इन ट्रेड होल्ड किया है। तो अब बात आई कि कैपिटल एसेट को अगर आप सेल करेंगे लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन, तो ऐसे में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन को क्या माना जाएगा, फुल वैल्यू कंसीडरेशन। लेकिन जब स्टॉक की बात आई तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। तो मान लीजिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी किसी बिल्डिंग की लेट्स से 40 लाख रुपीस, और बिजनेस के अंदर मैंने उस लैंड को एज ए स्टॉक सेल कर दिया 20 लाख रुपीस में। तो इस गलत प्रैक्टिस को रोकने के लिए सेक्शन लाया गया 43CA, और कहा गया कि अगर आप कोई लैंड और बिल्डिंग जिसको आपने एज ए स्टॉक इन ट्रेड होल्ड किया है उसको भी अगर आप सेल करते हैं और वो जो सेल कंसीडरेशन है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, तो ऐसे में हम सेल कंसीडरेशन मानेंगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को। और अगर सेल कंसीडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है तो हम एक्चुअल सेल कंसीडरेशन को ही मानेंगे आपका जो है सेल कंसीडरेशन। तो यहां पर सेक्शन 43CA की बात की गई, स्पेशल प्रोविजन फॉर फुल वैल्यू कंसीडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स other than capital assets in certain cases where the consideration received or accruing as a result of transfer by an assessee of an asset other than a capital asset। तो वो लैंड और बिल्डिंग, बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, तो वो लैंड और बिल्डिंग जो कैपिटल एसेट नहीं है वो स्टॉक इन ट्रेड है। तो ऐसे में जो आप कंसीडरेशन रिसीव करते हैं या जो कंसीडरेशन अक्रू होता है जो आपको रिसीव नहीं हुआ है लेकिन रिसीव होने वाला है, is less than the value adopted or assessed or assessable by any authority of a state government for the purpose of payment of stamp duty in respect of such transfer, the value so adopted or assessed or assessable shall for the purpose of computing profit and gain from transfer of such asset be deemed to be the full value of the consideration received or accruing as a result of such transfer। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर देखते हैं कि कोई लैंड एंड बिल्डिंग सेल की गई है, और वो जो लैंड एंड बिल्डिंग सेल की गई है वो सेल की गई है एज स्टॉक इन ट्रेड, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप सेक्शन 43CA चेक करेंगे। तो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आपको दिखाई देता है सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, और वो लैंड एंड बिल्डिंग अगर आपने एज स्टॉक इन ट्रेड होल्ड की थी तो यहां पर सेक्शन 43CA अप्लाई करेंगे, और अगर आपने एज ए कैपिटल एसेट उसको सेल किया है तो आप सेक्शन 50C अप्लाई करें। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों में ही सिमिलर प्रोविजंस है। बात की गई है जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी उसको फुल वैल्यू कंसिडरेशन माना जाएगा। अगर आपका सेल कंसीडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है तो ये दोनों सेक्शन अट्रैक्ट होते हैं। अगर आपका सेल कंसीडरेशन ऑलरेडी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है तो इन दैट सिचुएशन ये दोनों ही सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होते। उसके बाद साथ ही यहां पर कहा गया प्रोवाइडेड दैट वेयर द वैल्यू अडोप्टेड और असेस्ड और असेसेबल बाय द अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी डज नॉट एक्सीड 110%। तो मान लीजिए फुल वैल्यू कंसीडरेशन है लेट से 120 रुपीज, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मान लीजिए है वो है 131 रुपीज। तो ऐसे में कहा गया कि जो आपका सेल कंसीडरेशन है उसका
110%, तो ये आपका हो जाता है 132 रुपीज। तो यहाँ पर अगर आपका सेल कंसिडरेशन जो है वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है आपकी वो 110% को एक्सीड नहीं करती है, तो इन दैट सिचुएशन हम सेल कंसिडरेशन को ही क्या मान लेंगे, फुल वैल्यू कंसिडरेशन मान लेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो आपका सेल कंसिडरेशन है और जो आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सेल कंसिडरेशन का 110% को एक्सीड नहीं करती है, तो इन दैट सिचुएशन आपके सेल कंसिडरेशन को ही फुल वैल्यू कंसिडरेशन माना जाएगा, provided that where the value adopted, assessed or assessable for the purpose of stamp duty does not exceed 110% of the consideration received or accruing as a result of transfer, the consideration so received or accruing as a result of transfer shall for the purpose of computing profit and gain from transfer of such asset shall be deemed to be the full value consideration। तो गवर्नमेंट बेसिकली यहां पर कहना चाह रही है कि हम 10% तक का फ्लक्चुएशन अलाउ कर देंगे। अगर मेरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है मान लीजिए लेट्स से 131 रुपीज, 131 रुपए, और मेरा फुल वैल्यू कंसिडरेशन है 120 रुपए, तो डिफरेंस है यहां पर 11 रुपीज का, दैट इज 131 माइनस 120। लेकिन हमें चेक करना है कि फुल वैल्यू कंसिडरेशन जो 120 रुपीज है उसका 110% जो हो जाता है 132 रुपए। तो ऐसे में अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 132 रुपए से ज्यादा होगी तो सेक्शन 43CA अप्लाई होगा, और अगर ये ज्यादा नहीं है तो ऐसे में सेक्शन 43CA अप्लाई नहीं होगा। जो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन होगा वही आपका फुल वैल्यू कंसिडरेशन माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। यहां पर एक रिलैक्सेशन दी गई थी कि बेसिकली 12 नवंबर 2020 से लेकर 31 जून 2021 तक अगर कोई रेजिडेंशियल यूनिट सेल की गई है अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन, और जो सेल कंसिडरेशन है वो 2 करोड़ रुपए से कम है, तो ऐसे में ये जो 10% की लिमिट है इसको बढ़ाकर 20% कर दिया गया। तो अगर 12 नवंबर 2020 से लेकर 30 जनवरी 2021 तक बिजनेस के अंदर कोई लैंड या बिल्डिंग बेची गई है जो कि एक रेजिडेंशियल यूनिट है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है या रेजिडेंशियल लैंड है, और यह जो सेल कंसिडरेशन है 2 करोड़ रुपए तक है, तो ऐसे में अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 120% ऑफ द सेल कंसिडरेशन को एक्सीड करेगी तो ही सेक्शन 43CA अप्लाई होगा, अदरवाइज सेक्शन 43CA अप्लाई नहीं होगा। तो मान लीजिए सेल कंसिडरेशन है 150 रुपए, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू हमारी यहां पर बताई गई लेट से 175 रुपीज। तो ऐसे में कहा गया कि आप 150 का 120% कैलकुलेट करें जो कि आ जाता है 180 रुपए। तो ऐसे में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है 180 रुपए को क्रॉस नहीं कर रही है, तो हम क्या करेंगे 150 रुपए को ही फुल वैल्यू कंसिडरेशन मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 43CA। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन केस ऑफ ए ट्रांसफर, इन केस ऑफ ए सेल विच in the period between 12th day of November 20 and ending on the 30th day of June 21. So provided further that in the case of transfer of an asset being a residential unit, क्या होनी चाहिए रेजिडेंशियल, अगर कमर्शियल है तो कमर्शियल के लिए आपका फर्स्ट प्रोविजो अप्लाई होगा, 10% की ही लिमिट आपको चेक करनी है। द प्रोविजन ऑफ दिस प्रोविजो shall have the effect as if for the words 110% 120% shall be substituted, and the conditions are the transfer of such residential unit take place during the period beginning from 12th of November 20 and ending on 30th June 21. The consideration received or accruing as a result of such transfer does not exceed 2 करोड़ रुपीस। तो इसका मतलब सेल कंसिडरेशन 2 करोड़ रुपए या उससे कम है। अगर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो अगेन फर्स्ट प्रोविजो अप्लाई होगा, 10% की लिमिट लगेगी। अगर 2 करोड़ से कम है तो 20% का प्रोविजो अप्लाई होगा। और ये जो ट्रांसफर होना चाहिए, ये जो सेल होनी चाहिए, ये फर्स्ट
टाइम अलॉटमेंट होनी चाहिए, दैट मीन्स फ्रेश सेल होनी चाहिए। The provision of subsection 2 and subsection 3 of section 53C shall so far as may be apply in relation to the determination of the value accessible under subsection 1। तो सेक्शन 50C का जो सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 3 है, वो यहां पर भी अप्लाई होगा। तो सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 ऑफ 50C ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर बेसिकली कहा गया है कि अगर मान लीजिए जो प्रॉपर्टी है, जो लैंड और बिल्डिंग है, उसकी मार्केट वैल्यू, जो आप मार्केट में उसको सेल करते हैं, वो लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, तो क्या ऐसे में ये रीजनेबल होगा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को क्या माना जाए, फुल वैल्यू कंसिडरेशन? वो रीजनेबल नहीं होगा। तो ऐसे में एसएससी जो है वो क्लेम कर सकता है बिफोर द असेसिंग ऑफिसर कि जो वहां की मार्केट वैल्यू है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, तो इसलिए जो मार्केट वैल्यू है, जिस प्राइस पर सेल किया गया है, उस प्राइस को फुल वैल्यू कंसिडरेशन माना जाए। तो ऐसे में सब सेक्शन 2 के अंदर बेसिकली आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं टुवर्ड्स असेसिंग ऑफिसर की जो मार्केट वैल्यू है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, तो ऐसे में जो मार्केट वैल्यू है उसको जो है फुल वैल्यू कंसिडरेशन माना जाए। ऐसे में जो असेसिंग ऑफिसर होगा वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन ऑफिसर को जो है केस रेफर कर देगा, और जो है वैल्यूएशन ऑफिसर जो होगा वो बेसिकली वैल्यू डिटरमाइन करेगा, और अगर वो वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज्यादा होगी तो ऐसे में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को क्या माना जाएगा, जो है फुल वैल्यू कंसिडरेशन माना जाएगा। और अगर मान लीजिए वो वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से भी ज्यादा है, तो ऐसे में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही फुल वैल्यू कंसिडरेशन माना जाएगा। तो दैट मीन्स अगर मैं बात करूं मार्केट वैल्यू की और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की, अगर मान लीजिए वैल्यूएशन अथॉरिटी के द्वारा जो वैल्यू डिटरमाइन की गई, मार्केट वैल्यू है 50 लाख रुपीस और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 80 लाख रुपीस, और वैल्यूएशन ऑफिसर के द्वारा जो वैल्यू निकाली गई वो है 90 लाख रुपीस, तो ऐसे में कहा गया स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को फुल वैल्यू कंसिडरेशन माना जाएगा। लेकिन अगर स्टैम्प जो वैल्यूएशन ऑफिसर है उसने वैल्यू डिटरमाइन की लेट्स से 55 लाख रुपीस, तो ऐसे में जो वैल्यू डिटरमाइन की बाय द वैल्यूएशन ऑफिसर दैट इज 55 लाख रुपीस, वो क्या मानी जाएगी, वो आपकी फुल वैल्यू कंसिडरेशन मानी जाएगी। तो बेसिकली सबसेक्शन 2 और 3 जो सेक्शन 50C का ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वही यहां पर अप्लाई होगा इन केस ऑफ सेक्शन 43CA। उसके अलावा वही बातें यहां पर अगेन बताई गई है, अगर जो आपका डेट ऑफ एग्रीमेंट है और जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो अलग अलग है, तो ऐसे में डेट ऑफ एग्रीमेंट वाले दिन जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी वो आप ले सकते हैं। अगर जो आपने कंसिडरेशन है या पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन है वो थ्रू अकाउंट पे चेक, थ्रू अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट अगर आपने रिसीव किया है बिफोर द रजिस्ट्रेशन, where the date of agreement fixing the value of consideration for the transfer of the asset and the date of registration of such transfer of assets are not the value referred to in subsection 1 may be taken as the value accessible by any authority of a state government for the purpose of payment of stamp duty of such transfer on the date of agreement। तो डेट ऑफ एग्रीमेंट पर जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी वो आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अगेन आपको ध्यान रखना होगा जो कंसीडरेशन या पार्ट ऑफ द कंसीडरेशन बिफोर ऑन ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट अगर आपने अकाउंट पे चेक या अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट के जरिए रिसीव कर ली है। द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 shall apply only in a case where the amount of consideration or a part thereof has been received by way of an account pay check or account pay bank draft or by use of electronic clearing system through a bank account or through such other electronic mode as may be prescribed on or before the date of agreement। तो बेसिकली ये आपको ध्यान रखना है कि डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मान लीजिए डेट ऑफ एग्रीमेंट पर जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो है 50 लाख रुपए और जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उस दिन है 60 लाख रुपीज, तो बात आई कि हम कौन सी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसीडर करें। तो ऐसे में कहा गया कि अगर आपने कंसीडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसीडरेशन डेट ऑफ एग्रीमेंट या उससे पहले अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट के जरिए अगर आपने पे कर दिया है तो आप 50 लाख रुपीज को एज ए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पर जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी वो आपकी फुल वैल्यू कंसीडरेशन मानी जाएगी। तो ये बेसिकली बताया गया है सेक्शन 53C के अंदर। तो यहां पर एग्जाम्पल के जरिए आप समझ सकते हैं जो एक्चुअल सेल कंसीडरेशन है वो 100 रुपीज है
स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट वो है 120 रुपीज, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 210 रुपीज। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, अगर जो वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो आपने डेट ऑफ एग्रीमेंट या उससे पहले अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट के जरिए अगर आपने रिसीव की है, तो ऐसे में डेट ऑफ एग्रीमेंट पर जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी वो कंसीडर की जाएगी। तो यहाँ पर 10 लाख रुपए रिसीव कर लिए गए हैं 31 अगस्त 2018 को और डेट ऑफ एग्रीमेंट भी 31 अगस्त 2018 है, तो ऐसे में 120 रुपए को क्या माना जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में कहा गया 100 रुपीज एक्चुअल सेल प्राइस है और 120 रुपीज जो है डेट ऑफ एग्रीमेंट जिस दिन हुआ है उस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, और जिस दिन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हुआ है उस दिन 210 रुपीज है। जो कंसिडरेशन रिसीव किया गया है वो डेट ऑफ एग्रीमेंट वाले दिन रिसीव किया गया है, लेकिन रिसीव किया गया है इन कैश। तो यहाँ पर अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के जरिए रिसीव नहीं किया गया है, तो ऐसे में डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पर जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी वो आपकी फुल वैल्यू कंसिडरेशन मानी जाएगी। नेक्स्ट एक्चुअल कंसिडरेशन है 100 रुपीज, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 120 रुपीज, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 210 रुपीज। और यहाँ पर जिस दिन एग्रीमेंट हुआ है उस दिन कोई कंसिडरेशन रिसीव नहीं किया गया है, ना उस दिन रिसीव किया गया ना उससे पहले दिन रिसीव किया गया, तो ऐसे में यहाँ पर जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पर स्टैम्प ड्यूटी होगी वो आपकी क्या मानी जाएगी, फुल वैल्यू कंसिडरेशन मानी जाएगी अंडर सेक्शन 43CA। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन आता है सेक्शन 44AA, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और जनरली प्रैक्टिकल जो है सेक्शन है। बहुत सारे लोग जिनका सवाल रहता है कि सर किसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है, किसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी नहीं, क्या हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, और अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो उन बुक्स को कब तक हमें मेंटेन करना होगा, दैट मीन्स कब तक हमें अपने पास रखना होगा। तो ये सब हमें बताता है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय सर्टेन पर्संस कैरिंग ऑन प्रोफेशन और बिजनेस। साथ ही रूल 6F हमें हेल्प करता है कि कौन कौन सी बुक्स हमें मेंटेन करनी हो। तो बेसिकली सबसेक्शन 1 के अंदर बताया गया है कि एवरी पर्सन कैरिंग ऑन लीगल, दैट इज एडवोकेट्स आप कह सकते हैं, मेडिकल डॉक्टर्स आप कह सकते हैं, इंजीनियर्स, आर्किटेक्चरल प्रोफेशनल्स तो बेसिकली जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, और द प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और टेक्निकल कंसल्टेंसी और इंटीरियर डेकोरेशन बेसिकली इंटीरियर डिजाइनर्स, और एनी अदर प्रोफेशन as notified by the board in the official gazette shall keep and maintain such books of accounts and other documents as may enable the assessing officer to compute his total income in accordance with the provision of this act। तो बेसिकली जो प्रोफेशनल्स हैं, तो कौन से प्रोफेशनल्स, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स, लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल प्रोफेशन, प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन और एनी अदर प्रोफेशन एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तो ये जो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने होंगे, और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऐसे होने चाहिए जो असेसिंग ऑफिसर को उनकी टोटल इनकम डिटरमाइन करने में हेल्प कर सके। बेसिकली अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स लॉ के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस लिए मेंटेन कराए जाएंगे, वो इसलिए मेंटेन कराए जाएंगे ताकि सही सही इनकम का पता लगाया जा सके। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करे, वो ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करे जो असेसिंग ऑफिसर को उनकी टोटल इनकम डिटरमाइन करने में हेल्प कर सके। रूल 6F के अंदर कुछ बुक्स बताई गई हैं जो आपको मेंटेन करनी होगी। उसके अलावा एनी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, तो बिजनेस की बात की गई क्योंकि सबसेक्शन 1 में बिजनेस की बात नहीं की गई, और प्रोफेशन की बात की गई सबसेक्शन 2 में, वो प्रोफेशन जो सबसेक्शन 1 में कवर हो जाते हैं उसके अलावा जो रह जाते हैं। एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन नॉट बीइंग ए प्रोफेशन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1, तो सबसेक्शन 1 के अलावा जो प्रोफेशन रह जाते हैं वो आपके सबसेक्शन 2 में कवर होंगे, जहां पर कहा गया इफ हिज इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एक्सीड्स 1,20,000 रुपीज। तो यहां पर बात की गई
इनकम की, अगर इनकम 1,20,000 रुपए से ज्यादा और his total sales, turnover, gross receipts, as the case may be in business or profession, exceeds 10 lakh rupees in any one of the 3 years immediately preceding the previous year. तो यहां पर टर्नओवर की बात की गई, कितना 10 लाख रुपीज से एक्सीड कर जाती है। तो मान लीजिए मैं चेक करना चाहता हूं प्रीवियस ईयर 2021 में क्या मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, तो मुझे क्या चेक करना होगा, प्रीवियस ईयर 2019-20, प्रीवियस ईयर 2018-19, प्रीवियस ईयर 2017-18। अगर इन तीनों सालों में किसी भी साल के अंदर मेरी जो इनकम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, अगर वो 1,20,000 रुपए से ज्यादा है या फिर टर्नओवर 10 लाख रुपए से ज्यादा है, कोई भी एक, चाहे इनकम ज्यादा हो जाए 1,20,000 से, चाहे टर्नओवर ज्यादा हो जाए 10 लाख से, तो ऐसे में मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे फॉर द प्रीवियस ईयर 2021। तो अब बात आती है इनकम और टर्नओवर की। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो आपको पता है जो आपकी ये साइड है जिसके अंदर आपकी सेल्स आती है, ग्रोस रिसीट्स आती है, तो यहां पर अगर वो 10 लाख रुपीज से ज्यादा है या फिर एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद जो आपका प्रॉफिट है, जो आपका प्रॉफिट है या फिर जिसे आप इनकम कहते हैं, वो 1,20,000 रुपए से ज्यादा है, तो इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर पूरी हो गई किसी भी साल के अंदर, चाहे वो प्रीवियस ईयर 17-18 है, चाहे प्रीवियस ईयर 18-19 है, चाहे वो प्रीवियस ईयर 19-20 है, तीनों सालों में किसी एक साल के अंदर भी प्रॉफिट 1,20,000 से ज्यादा हो गया या टर्नओवर ग्रोस रिसीट्स 10 लाख से ज्यादा हो गई, तो प्रीवियस ईयर 2021 के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको बेसिकली ये चेक करना है, जिस साल के लिए आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, उससे जस्ट पिछले 3 साल जो है उनके अंदर आपका जो इनकम है या जो सेल है, ग्रोस रिसीट है, वो अगर लिमिट से क्रॉस कर जाती है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे। वेयर द बिजनेस और प्रोफेशन इज न्यूली सेटअप, तो ये तो बात हुई कि हम जो 3 साल चेक करेंगे ये हम एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर ही कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए प्रीवियस ईयर 2021 के अंदर ही मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो प्रोफेशन है, वो न्यूली सेटअप किया गया है, उससे पहले मेरा बिजनेस था ही नहीं, उससे पहले मेरा प्रोफेशन था ही नहीं, तो ऐसे में कहा गया कि अगर आपको लगता है कि जिस प्रीवियस ईयर की में आपने सेटअप किया है, उस प्रीवियस ईयर के अंदर ही आपको लगता है कि आपकी जो इनकम है वो 1,20,000 को क्रॉस कर जाएगी, या आपकी जो टोटल ग्रोस रिसीट्स है, टोटल सेल्स है, वो 10 लाख रुपीज को एक्सीड कर जाएगी, तो भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने चाहिए। तो वेयर द बिजनेस प्रोफेशन इज न्यूली सेटअप इन एनी प्रीवियस ईयर, इफ हिज इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन इज लाइकली टू एक्सीड, अगर लगता है एक्सीड कर जाएगी 1,20,000 रुपीज, और हिज टोटल सेल्स, टर्नओवर, ग्रोस रिसीट्स is likely to exceed 10 lakh rupees during such previous year, in that situation भी you should maintain books of accounts। तो ये दो बेसिकली आपको ध्यान रखना है, टर्नओवर की लिमिट बताई गई और इनकम की लिमिट बताई गई। इनकम कौन सी, बिजनेस और प्रोफेशन हेड से जो इनकम है उस इनकम की बात की गई है। और एक केस हमने देखा था सेक्शन 40A, 40BB, 40BBB, तो जहां पर सेक्शन 40AD, जहां पर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की बात की गई। तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर अगर आप जो लिमिट बताई गई थी 6%, 8%, या फिर जो 44AE के अंदर बताई गई थी 1,000 पर टन या फिर 7,500 पर मंथ, तो उससे कम इनकम अगर आप डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो ऐसे में कहा गया था कि आपको क्या करना होगा, सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे जो असेसिंग ऑफिसर को बता सके कि आपकी जो एक्चुअल इनकम है वो उस लिमिट से कम है। तो ऐसे में अगर आप उस लिमिट से कम जाते हैं, उस लिमिट से जो है कम प्रॉफिट डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे। वेयर द प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द बिजनेस
are deemed to be the profit and gains of the SSC under section 44AE, section 44BB, 44BBB, as the case may be, and the SSC had claimed his income to be lower than the profit or gains so deemed to be the profits and gains of his business as the case may be during such previous year. तो जिस साल में आपको लगता है कि आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर जा रहे हैं, लेकिन जो लिमिट प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में बताई गई है, आपकी इनकम उस लिमिट से भी कम है, where the provision of subsection 4 of section 44AD are applicable in his case and his income exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax in any previous year. तो 44AD के अंदर जो 6% या 8% की लिमिट बताई गई, आपका प्रॉफिट उस लिमिट से भी कम है और आपकी जो इनकम है वो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज्यादा है. दैट मीन्स 2,50,000 रुपए इन केस ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल, 3 लाख रुपए इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन और 5 लाख रुपए इन केस ऑफ वेरी सीनियर सिटीजन. तो इन दैट सिचुएशन भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे. टू कीप एंड मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एज मे इनेबल द असेसिंग ऑफिसर टू कंप्यूट हिज टोटल इनकम. तो जो असेसिंग ऑफिसर को हेल्प कर सके आपकी टोटल इनकम कंप्यूट करने में, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. इस लिमिट के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया रिसेंटली. ये जो 1,20,000 रुपए की लिमिट बताई गई और 10 लाख रुपए की लिमिट बताई गई टू चेक द लिमिट ऑफ मेंटेनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसमें कहा गया कि इन केस ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ जो 1,20,000 की लिमिट है उसको हम 2,50,000 कर देते हैं और जो 10 लाख की लिमिट है उसको हम 25 लाख कर देते हैं. तो यहां पर कहा गया प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ ए पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, द प्रोविजन ऑफ क्लोज 1 and clause 2 shall have effect as if the words 1,20,000, the words 2,50,000 has been substituted. Similarly, provided further that in case of a person being an individual or Hindu undivided family, that is HUF, the provision of clause 1 and 2 shall have effect as if for the words 10 lakh rupees, the words 25 lakh rupees shall be substituted. तो इसका मतलब इन केस ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ आपको लिमिट चेक करनी है, 2,50,000 इन केस ऑफ इनकम और 25 लाख इन केस ऑफ टर्नओवर, सेल्स, ग्रोस रिसीट्स. और अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा फर्म है, कंपनी है या फिर एओपी है, बीओआई है, तो इन दैट सिचुएशन आप क्या करेंगे, लिमिट चेक करेंगे 1,20,000 एज इनकम और 10 लाख एज सेल, टर्नओवर और ग्रोस रिसीट्स. इसके अलावा कहा गया the boards may, having regard to the nature of business or profession carried on by any class of person, the books of accounts and other documents to be kept and maintained, the form and manner in which and the place at which they shall be kept and maintained. तो बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो बता सकती है कुछ स्पेशल केसेस के अंदर कि कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे और किस जगह पर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाए. और उसके अलावा यहां पर बताया गया विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3, द बोर्ड में प्रिस्क्राइब बाय रूल्स द पीरियड फॉर विच द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स टू बी केप्ट एंड मेंटेन्ड शैल बी रिटेन्ड, कि कब तक उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया जाएगा, रिटेन किया जाएगा, रखा जाएगा. तो इसके लिए बताया गया 6 ईयर्स. तो रूल्स के अंदर हम देखेंगे 6 ईयर्स की आपको लिमिट दी गई है कि आपको वो 6 साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने जरूरी है. तो रूल 6F के अंदर बेसिकली बताया गया है कि कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप जो है मेंटेन करेंगे. तो एवरी पर्सन कैरिंग ऑन लीगल, मेडिकल, इंजीनियर, आर्किटेक्चरल प्रोफेशन, प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन और ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव फिल्म आर्टिस्ट shall keep and maintain books of accounts and other documents specified in sub rule 2. और सब रूल 2 के अंदर बताया गया कैश बुक, जर्नल, लेजर, कार्बन कॉपीज ऑफ बिल्स वेदर मशीन नंबर्ड और अदरवाइज सीरियल नंबर्ड, whatever such bills are issued by the person and carbon copies on counter folios of machine numbered or otherwise serial numbered. तो जो भी आपने बिल्स इशू किए हैं उनकी जो है फोटो कॉपीज या कार्बन कॉपीज आपको मेंटेन करनी होंगी और वो क्या होनी चाहिए, सीरियल नंबर्ड होने चाहिए. उसके अलावा ओरिजिनल बिल्स wherever issued to the person and receipts in respect of expenditure incurred.
तो जो आपकी सेल्स है उनके रिगार्डिंग आपको कार्बन कॉपीज, या फिर जो आपकी रिसीट्स हैं, बेसिकली प्रोफेशनल्स के केस में सेल्स नहीं होती है, रिसीट्स होती है, तो जो रिसीट्स आपने अपने क्लाइंट से की है उनकी कार्बन कॉपीज होनी जरूरी है, जो आपने उनको बिल्स इशू किए हैं, और जो आपने परचेजेस की हैं, जो आपने सर्विसेज ली हैं, उनके ओरिजिनल बिल्स हो आपके पास होने जरूरी है, जो आपने एक्सपेंसेस इनकर किए हैं। एंड वेयर सच बिल्स एंड रिसीट्स आर नॉट इशूड एंड द expenditure incurred does not exceed 50,000 rupees, पेमेंट वाउचर प्रिपेयर्ड एंड साइंड बाय द पर्सन। और अगर वो जो बिल्स हैं, वो जो एक्सपेंसेस आपने इनकर किए हैं वो 50 रुपीज से ज्यादा नहीं है, तो इन दैट सिचुएशन पेमेंट वाउचर भी आप क्रिएट कर सकते हैं, वो पेमेंट वाउचर भी जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट माने जाएंगे। तो 50 रुपए से ज्यादा अगर आप कोई खर्चा करते हैं तो उसका ओरिजिनल बिल आपके पास होना चाहिए इन केस ऑफ ए प्रोफेशनल। Provided that nothing in the sub-rule shall apply in relation to any previous year in the case of any person if his gross total receipts in the profession does not exceed 1,50,000 rupees, and in any of the 3 years immediately preceding the previous year, or where the profession has been newly set up in the previous year, his gross receipts in the profession for that years are not likely to exceed the same amount. तो यहाँ पर बेसिकली कहा गया है कि in case of a profession, अगर पिछले 3 सालों के अंदर जो ग्रोस रिसीट्स है, जो ग्रोस रिसीट्स है वो 1,50,000 रुपए से ज्यादा नहीं है किसी भी साल के अंदर, तो आपको ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं। उसके अलावा in case of a person carrying on medical profession shall in addition to the books of account, जो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स बताई गई है इनके अलावा वह मेंटेन करेगा ए डेली केस रजिस्टर। जो क्लाइंट, जो पेशेंट आते हैं उनके लिए डेली केस रजिस्टर मेंटेन करना होगा इन फॉर्म नंबर 3C, और एन इन्वेंट्री एज ऑन द फर्स्ट एंड द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर of the stock of drugs, medicines and other consumables used for the purpose of his profession. तो इन केस ऑफ डॉक्टर्स वो क्या करेंगे, जो भी मेडिसिन वो मेंटेन करते हैं, ड्रग्स जो वो रखते हैं सेल करने के लिए, अपने पेशेंट्स को देने के लिए, वो फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर और लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर वो इन्वेंट्री उनको जो है मेंटेन करनी होगी। उसके अलावा ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे प्रोफेशनल्स को, ये मेंटेन करेंगे एट ए प्लेस वेयर हिज प्रोफेशन इज कैरिड आउट, जहां पर वो अपना प्रोफेशन कैरी करते हैं, वहां पर जो जहां पर अपना प्रोफेशन रन करते हैं वहां पर ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स specified in sub-rule and sub-rule 3 shall be kept and maintained by the person at the place where he is carrying on his profession or where the profession is carried on in more places than one at the principal place of profession। तो जहां पर अपना वो प्रोफेशन कैरी करते हैं वहां पर मेंटेन करेंगे। अगर एक से ज्यादा जगह पर वो अपना प्रोफेशन कैरी करते हैं तो जो उनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ प्रोफेशन है वहां पर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, रिटेन करेंगे। प्रोवाइडेड दैट वेयर द पर्सन केप्ट एंड मेंटेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच प्लेस, वो मान लीजिए मल्टीपल प्लेसेस पर अपना प्रोफेशन कैरी करते हैं और हर प्लेस पर उनका अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया जा रहा है, तो ऐसे में जिस प्लेस पर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं वो वहीं पर रिटेन किए जाएंगे। तो जहां पर जो प्रोफेशन कैरी किया जा रहा है उसके रिगार्डिंग उसी जगह पर वो जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच प्लेस वेयर द प्रोफेशन इज कैरिड ऑन, such books of accounts and other documents may be kept and maintained at their respective place। तो जहां जहां पर जो प्रोफेशन कैरी हो रहा है वहां पर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जा सकते हैं। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अदर डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफाइड इन सब रूल एंड सब रूल 3 shall be kept and maintained for a period of 6 years from the end of the relevant assessment year। तो मान लीजिए प्रीवियस ईयर 2021 का जो असेसमेंट ईयर है वो है 21-22, तो एंड होता है 22, उसके बाद जो है वो 6 साल काउंट किए जाएंगे। तो इसका मतलब आपको 22-23 से लेकर 28-29 तक जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिटेन करने होंगे। प्रोवाइडेड दैट वेयर द असेसमेंट इन रिलेशन टू एनी असेसमेंट ईयर has been reopened under section 147 of the act within the period specified in section 149 of the act,
all the books of accounts and other documents which were kept and maintained at the time of reopening of the assessment shall continue to be so kept and maintained till the assessment so reopened has been completed. तो बेसिकली एक सेक्शन है सेक्शन 148 जहां पर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट की जाती है। मतलब ऑफिसर्स को लगता है, इनकम टैक्स ऑफिसर्स को, कि आपने कोई इनकम छुपाई और उस पर आपने टैक्स की चोरी की, तो उस केस में सेक्शन 147 के तहत आपका केस ओपन किया जाता है। और ऐसे में अगर सेक्शन 147 के तहत आपका कोई केस ओपन किया गया है तो जब तक वो केस क्लोज नहीं हो जाता आपको वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन रखनी होगी। Notwithstanding anything contained in sub rule 1 to 3, it shall not be necessary for any person carrying on any of the professions specified in sub rule 1 keep and maintain the books of accounts and other documents specified in sub rule 2 and sub rule 3 in relation to any previous year commencing before the day of March, first day of March 1983। तो बेसिकली अगर आप कोई प्रोफेशन कैरी करते हैं और ऐसे में 1 मार्च 1983 इससे पहले कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो आपको रिटेन करने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में यह सेक्शन प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं होता है। इनिशियली जब अमेंडमेंट्स की गई थी उस समय यह बात की गई थी कि 1 मार्च 1983 के पहले के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो आप रिटेन ना भी करें तो भी चलेगा। हालांकि आज की डेट में यह सेक्शन जो है प्रैक्टिकली सब सेक्शन जो है 6 सब रूल 6 जो है प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है। तो ये बेसिकली अब आपको ध्यान रखना है प्रोफेशन के केस में कौन कौन से जो स्पेसिफाइड बुक्स ऑफ अकाउंट्स बताए गए वो आपको मेंटेन करने हैं और ऐसे में 6 साल तक आपको ये रिटेन करने होंगे। अब फ्रॉम दी एंड ऑफ दी असेसमेंट ईयर से लेकर जो है आपके 6 साल का टाइम पीरियड जो है काउंट किया जाएगा। हालांकि बिजनेसेस और नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशंस के केस में ये नहीं बताया गया कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करने हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है सेक्शन 44AA के अंदर बेसिकली सिर्फ इतना कहा गया कि कीप एंड मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एज मे इनेबल द असेसिंग ऑफिसर टू कंप्यूट हिज टोटल इनकम। तो जो असेसिंग ऑफिसर को टोटल इनकम कंप्यूट करने में हेल्प कर सके वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। तो ये सब रूल 6F के अंदर जो बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स बताई गई है ये इन केस ऑफ स्पेसिफाइड प्रोफेशंस के केस में बताई गई है। बिजनेसमैन और बिजनेस और नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन के केस में कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं ये एज सच प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, नहीं बताया गया है। लेकिन फिर भी आप सबको पता है कि जो जनरली आप मेंटेन करते हैं दैट इज कैश बुक, दैट इज जो आपका सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, इसके अलावा जो आपके ओरिजिनल बिल्स हैं रिगार्डिंग जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं और जो आपके कार्बन कॉपीज हैं जो आप सेल करते हैं या फिर जो आप सर्विसेज देते हैं उसके रिगार्डिंग जो भी आपकी ग्रोस रिसीट्स हैं उसके रिगार्डिंग जो भी आप रिसीट्स वाउचर इशू करते हैं और वो क्या होने चाहिए, सीरियल नंबर होने चाहिए और उनकी कार्बन कॉपीज या फोटो कॉपीज आप मेंटेन कर सकते हैं। इन केस ऑफ परचेजेस, इन केस ऑफ एक्सपेंडिचर आपको ओरिजिनल बिल्स जो है वो आपको मेंटेन करने होंगे। इसके अलावा जो आपके जर्नल वाउचर्स होते हैं, जनरल रजिस्टर, वो आप मेंटेन करेंगे। तो वो बेसिकली आपको मेंटेन करने हैं जो असेसिंग ऑफिसर को हेल्प कर सके आपकी टोटल इनकम फाइंड आउट करने में। तो ये था बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस बताए गए अंडर इनकम टैक्स। अब हम बात करेंगे टैक्स ऑडिट की।